Good morning students, how are you? I think you are very fine at your place. बेटा मुझे अच्छा लगता है कुछ बच्चे जो हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको मैं उनके नंबर में पर्सनली कॉल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनका आंसर का जवाब देता हूँ। कईयों के आपके नोट्स भी पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, वेल डन। ठीक है, थोड़े दिनों बाद अपना स्कूल जो है रीओपन हो जाएंगे। आज लर्निंग एंड कल्चर चल रहा है, पार्ट सेकंड। इसमें क्या था, इस्लाम जब ओरिजिनेट हुआ था 6th सेंचुरी से लेकर और 21st सेंचुरी तक जो ये पहुंचा है, तो इस ड्यूरेशंस में इस्लाम जो है इसमें लिटरेसी के बारे में बताया गया। लिटरेसी का मतलब है यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो लोग बाग थे, पोइटर्स वगैरह जो थे, पोइट्री वगैरह जो लिखते थे, पोइट्स वगैरह जो थे, इन्होंने किस किस तरीके से किस किस सोसाइटी के कौन से सेक्शन को लेके इन्होंने बुक्स लिखी, उसके बारे में पता चलता है। बेटा अपन इन बुक्स के जरिए एक कैटेगरीज बना लेते हैं कि इस्लाम उस टाइम पीरियड में कैसा हुआ होगा। अपन को नहीं मालूम इस्लाम कैसा था, मैंने आपको बताया था जो सोर्स ऑफ एविडेंसेस हैं वो हमारे पास में लिटरेरी वर्क है। लिटरेरी वर्क क्या होता है, वो अपन को उस सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता देता है। फिर जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं इन लिटरेरी वर्क को कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। जो लिटरेरी वर्क एक बुक में लिखा हुआ है वो ही लिटरेरी वर्क दूसरे बुक में भी अगर होता है तो उसको वो सच मानते हैं, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको वो रॉन्ग मानते हैं। तो इस तरीके से अब अपन इस टॉपिक्स में डिफरेंट जो राइटर्स हुए थे, फिलोसफर्स हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने सोसाइटी को कैसे अपने वर्ड से इम्प्रेस किया है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें चल रही थी। अब अपन बात कर रहे हैं 11th सेंचुरी की। गजनी एक जगह थी, ठीक है। बिकम द सेंट्रल ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ। गजनी जो जगह थी ये पर्शियन लिटरेरी लाइफ का गढ़ था उस टाइम, ठीक है। पोएट वर नेचुरली अट्रैक्ट बाय द ब्रिलियंस ऑफ द इंपेरियल कोर्ट। इस गजनी जगह में डिफरेंट एरिया से पीपल्स जो हैं, पोइट्स जो हैं वो जाते थे। वो उस कोर्ट की चमक दमक को देखकर जाते थे। और सुना था, मैंने आपको क्या कहा, कोई भी पोइट्री जो है वो सारा दिन उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होती है, तो वो लोग ही पोइट बनते हैं। अच्छा, और ये पोइट बनते हैं तो इनको कोई दूसरा काम तो आता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं। अब वो कविता क्या थी, मोस्टली लोकल पीपल्स के बारे में नहीं लिखते, क्योंकि वो चाहते हैं कि कविता बढ़िया सी लिखें, किसी को सुनाए और वो हमको बहुत सारा पैसा दे, पैट्रोन करे वो अपन को। तो इसके लिए मोस्टली वो जो कविताएं वगैरह जो थी रिचर सेक्शंस के बारे में वो लिखते थे, ठीक है। तो गजनी के बारे में आ रहा है। पर्शियन जो लिटरेरी था, पर्शियन क्या था, न्यू वर्जन ऑफ पहलवी जो लैंग्वेज जो थी उस टाइम पीरियड की, उसका ये पहलवी जो लैंग्वेज थी उसका ये न्यू वर्जन। बेटा हर चीज को ध्यान रखो, अच्छे बच्चे हैं वो तो याद कर ही रहे होंगे, और बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छे बच्चे हो जाओ और इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो जो पोइटर्स जो थे वो चमक दमक देख के महल की वहां जाते थे, राजा को कविताएं सुनाते थे, राजा खुश होता था और उनको पैसे वगैरह देता था। रूलर टू रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैट्रोनाइज आर्ट्स एंड लर्निंग फॉर इनहेंस देयर प्रेस्टीज। अब क्या होते थे, पोइट जाएगा तो कहेगा शहनशाह, राजाओं के राजा, मतलब अपनी कविता में सुनाएगा इस चीज को। ये चाहें तो एक हाथ से चांद को हिला दें, चाहें तो दूसरे हाथ से तारों को हिला दें, ऐसा बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, उस राजा की प्रेस्टीज जो है वो बढ़ेगी, राजा खुश होगा, अरे वाह मेरे बारे में ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी गैदर अराउंड हिम ए ग्रुप्स ऑफ पोएट हु कंपोज एंथोलॉजीज, दीवान एंड एपिक पोएट्री। ये जो इमाम करके है, सॉरी महमूद ऑफ गजनी है, ये इनके बारे में लिखा गया है। ये पोइटरों से घिरा हुआ रहता था, पोइटर जो है एक से एक बढ़िया कविता इनके बारे में लिखते थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वाज फिरदौसी। ये फिरदौसी कविता का नाम, बुक का नाम है। ये 30 ईयर्स लगे इस बुक को कंप्लीट होने में। कंप्लीट द शाहनामा, बुक ऑफ किंग, जिसको किताबों का राजा कहा जाता है। इसमें 50,000 एन एपिक ऑफ 50,000 कल्प्रेट हैज बिकम
मास्टरपीस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर। इसमें 50,000 कुछ वर्ड्स श्लोक टाइप में होंगे और यह उस टाइम का मास्टरपीस कहा जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में, यानी कि हिस्टोरियंस को इस बुक्स के जरिए बहुत सारी चीजों का पता चलता है। शाहनामा जो है इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड लीजेंड विच पोइटिकली डिपेक्ट ईरान फ्रॉम। अच्छा, इस बुक में जब ईरान जो था, जब क्रिएशन हुआ था, ईरान जब बना था है, और अरब के कॉन्क्वेस्ट तक वाला जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस बुक में मिलती है, इस बुक से अपन को मिलती है। पर्शियन लेटर बिकम द लार्ज लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया। जो पर्शियन जो लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम के बारे में बता रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो कोर्ट के दरबारी वगैरह लोग बाग हैं उस लैंग्वेज को ये लोग इस्तेमाल करते थे, और वो उसी टाइम जो पर्शियन लैंग्वेज है वो इंडिया के कल्चर में भी थी। आगे चलते हैं। कैटलॉग्स किताब अल फिरसिद ऑफ बगदाद बुक सेलर इबन नदीम डिस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न इन प्रोज फॉर द मॉरल एजुकेशन एंड अम्यूजमेंट ऑफ रीडर। एक कैटलॉग बताया गया है बुक का, ठीक है। बगदाद में एक बुक सेलर था इबन नदीम, उन्होंने बहुत सारे गद पद लिखे हैं, पद लिखे हैं, किसके बारे में? मॉरल एजुकेशन के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, और लोगों के मनोरंजन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। द ओल्डेस्ट ऑफ दिस इज द कलेक्शन। अच्छा, इस कलेक्शन में जो सबसे पुराना है उसको कहते हैं कालिया व दीना। यह जो कहानी है, ये कहानी उस टाइम पीरियड में दो जैकाल्स थे, उन जैकाल भेड़ियों के बारे में वो कहानी है। विच इज द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पहलवी वर्जन ऑफ द पंचतंत्र। ये इस अरेबिक ट्रांसलेशन है पहलवी वर्जन का पंचतंत्र जो बुक है, जो इंडियन की बुक है, उसका ट्रांसलेशन अरब लैंग्वेज में किया गया था। तो उसमें दो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कालिया व दिमना, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? राइट ए शॉर्ट नोट। तो आप लिख देंगे भाई ये एक कहानी के कविता के पात्र हैं जो पंचतंत्र में लिखी गई थी, और उसका अरेबिक ट्रांसलेशन में ये दो कैरेक्टर हैं। अच्छा, उसके साथ साथ में ही द मोस्ट वाइड स्पेयर एंड लास्टिंग लिटरेरी वर्क आर द स्टोरी ऑफ हीरो एडवेंचर। इसके साथ साथ मतलब कि उस टाइम पीरियड में कुछ बुक्स लिखी गई थी, जिसमें से जो पॉपुलर बुक थी कालिया व दीमा था। इसके अलावा हीरोइक एडवेंचर, साहसिक कार्यों पे लिखी गई बुक्स भी थी, और ठीक है, उस बुक का नाम था अलेक्जेंड्रा एंड सिंदबाद। ये बच्चों की कार्टून फिल्म में भी आती हैं। और अनहैप्पी लवर जो थे, उनमें भी एक बुक का नाम था क्यास, जिसमें एक मजनू होता है और एक मैड मैन होता है। इसके बारे में भी बुक्स वगैरह लिखी गई थी। इनमें कई जो पुरानी फिल्में हैं उनमें भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अपन वो पढ़ा रहे थे आपको अलादीन वाली बुक्स के बारे में बता रहे थे कि इन बुक्स के जरिए उस टाइम पीरियड में जो सोसाइटी है उसके बारे में पता चलता है। इसके आगे चलते हैं। These have developed over the century into oral and written tradition। ये जो बुक कविताएं वगैरह हैं उस टाइम में कई सालों तक ये चलती रही हैं, थाउजेंड्स चली रही, ओरल और रिटन ट्रेडिशन में बुक्स चलती रही, लोग बाग एक दूसरे को सुनाते थे। These have developed over the century। अच्छा, The 1001 Night, another collection of story told by a single narrator, शहरजाद टू हर हस्बैंड नाइट आफ्टर नाइट। इसमें एक लिखा गया है, ये जो बुक्स है 1001 नाइट के बारे में। इसमें एक इन बुक्स को लिखने वाला, कहानियों लिखने वाला एक ही बंदा था, लेडी है कोई, वो अपने हस्बैंड को ये सारी कहानियां सुनाती हैं एक रात। हर रात में हस्बैंड जब उसके पास आता था तो वो कहानियां इनको सुनाती थी। द कलेक्शन वॉज ओरिजिनली इंडो पर्शियन एंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। जो बुक्स के बारे में, इंडो पर्शियन बुक जो के बारे में बता रहे हैं, इनका बाद में जो ट्रांसलेशन है अरेबिक लैंग्वेज में हो गया था। आगे चलते हैं। बगदाद में इन द 8th सेंचुरी में इनके अलावा कुछ और स्टोरीज भी थी जो कैरियो में मामूलक के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। और आगे चलेंगे अपन। दीज स्टोरी डिप्लेट ह्यूमन बीइंग ऑफ डिफरेंट टाइम। अच्छा, इन स्टोरीज के
की वजह से हमको डिफरेंट टाइप के पीपल्स के बारे में पता चलता है, कैसे वो जेनरस, काइंड वगैरह थे, दयालु थे, मूर्ख थे, क्राफ्टी थे, ओके, एजुकेट, और कैसे अपने आप को एजुकेट किया और इंटरटेन वगैरह किया, इन सब के पता चलता है। इसके अलावा इन द किताब अल बखुरा, बुक ऑफ मिशनरी मेजर, मतलब कंजूसों के बारे में भी बुक लिखी गई है। जरा ऑफ बसरा, ये जो कंजूस लोग बाग होते हैं, ग्रीडी लोग बाग होते हैं, उनके ऊपर भी लिखी गई है। जैसे आपने सुना होगा वो अलादीन वाली बुक्स में, उसमें भी कुछ लोग कंजूस होते हैं, ग्रीडी वगैरह होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं। तो ये कहानी से पता चलता है कि सोसाइटी में इस टाइप के पीपल भी होते होंगे। बेटा अपन ये जो लर्निंग एंड कल्चर पार्ट जो थर्ड सेकंड चल रहा है, इसके जरिए अपन उस टाइम पीरियड के पीपल्स के बारे में बता रहे हैं। बेटा ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, लास्ट टॉपिक था वो आप देख लेना। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। चलते हैं आगे। फ्रॉम द 9th century onward द स्कोप ऑफ अदब वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड बायोग्राफी। यह जो अदब क्या था, उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास में लैंग्वेज का अच्छा, या लैंग्वेज बोलने का लिखने का अच्छा तरीका हो, मॉरल ड्यूटी वगैरह हो, कैसा बोल चाल में होना चाहिए, उन पीपल को अदब कहा जाता था। यह लोग उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती थी। इन लोगों ने बायोग्राफीज, मैनुअल ऑफ एथनिक, मिरर ऑफ प्रिंसेस एंड अबाउट, ये बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी। एंड अबाउट ऑल हिस्ट्री, तारीख एंड ज्योग्राफी, तारीख के साथ में ज्योग्राफी के बारे में भी लिखा इन लोगों ने। द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एज वेल एज एस्टेब्लिश इन लिटरेट मुस्लिम सोसाइटी। हिस्ट्री राइटिंग जो है वो भी लिटरेट मुस्लिम सोसाइटी का ही एक पार्ट था। हिस्ट्री के जरिए क्या होता है, स्कॉलर्स को पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक बुक थी शाहनामा, वो 50,000 वर्ड्स में या क्या दोहों में लिखी गई थी। उस बुक्स के जरिए उस ईरान के ऊपर चढ़ने में और उसके डाउनफॉल के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। उसी तरह हिस्ट्री बुक वर रीड बाय स्कॉलर एंड स्टूडेंट एज वेल एज बाय द ब्रॉडर लिटरेट पब्लिक। हिस्ट्री बुक जो है स्कॉलर भी पढ़ते थे, स्टूडेंट भी पढ़ते थे, और जो लिटरेट पब्लिक है वो भी पढ़ती थी, भाई हमारे देश का इतिहास क्या था। फॉर रूरल and official history provided good record of the glory and achievement of the dynasty as well as example of technique of administration। इस हिस्ट्री बुक्स के जरिए क्या क्या नॉलेज पता चलती है, जो राजा महाराजा होते हैं उनको पता चलता है कि हमारा किस सोसाइटी, किस डायनेस्टी से हम जुड़े हुए हैं, टाइम पीरियड में क्या था, और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या तकनीकियां थी। इन द 2 मेजर हिस्टोरिकल वर्क अनसब अल अशरफ, इसमें क्या था, जेनियोलॉजी ऑफ द नोबल, यानी कि सामंतों की वंशावली थी, कौन कौन से सामंत वगैरह जमींदार टाइप में जो पीपल थे उनके बारे में थी। ऑफ बलादुरी जगह का नाम है। एंड तारिक अल रसूद वल मुल्क, इसमें क्या था, हिस्ट्री ऑफ प्रोहिबिट एंड किंग के बारे में लिखा हुआ था। ऑफ तबरी, कहाँ के थे ये, तबरी जगह का नाम। द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज ट्रीटेड विद द इस्लामिक पीरियड एज द फोकल पॉइंट। इस ह्यूमन हिस्ट्री में इस्लामिक पीरियड के बारे में भी बताया जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ द लोकल हिस्ट्री राइटिंग डेवलप अबाउट डायनेस्टीज, the tradition of the local history writing developed with the breakup of the Khilafate. Book were written in Persian about dynasty, city or religious to explore the unity and variety of the world of Islam. इन हिस्ट्री वाली बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी थी डायनेस्टी के बारे में, कौन सा शहर कहाँ है, कैसे वो यूनिटी रीजन टू द एक्सप्लोर द यूनिटी है, कैसे यूनिटी आई, वेराइटी और इस्लाम की, सारा कुछ लिखा हुआ था। अब ज्योग्राफी एंड ट्रेवल कंस्टिट्यूट अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अदब। अब क्या होता है, कोई पर्सन है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा, ट्रेवलिंग करेगा, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेगा, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ रिवर्स वगैरह है, कौन सा रीजन में क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ये सारा कुछ। दिस combined knowledge from Greek, Iran and Indian book with the observation of merchant and travelers
अब यह नॉलेज जो थी ग्रीक, ईरानियन और इंडियन बुक्स में लिखा गया। इसको कैसे, किन के ऑब्जर्वेशन से मर्चेंट और ट्रेवलर्स वगैरह थे वो बताते थे कि उनके रास्ते में क्या क्या चीजें मिलती हैं। इन मैथमेटिकल ज्योग्राफी द इनहेबिटेंट वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन, तो बताया गया मैथमेटिकल ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड है ये 7 क्लाइमेटिक कंडीशंस में बटा हुआ है जो इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है। ठीक है, और हर सिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, यानी कि जो अपन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हैं तो उस तरह से उन्होंने भी कोई सिस्टम ढूंढ रखा होगा कि भाई एक बड़ा सा पहाड़ आएगा, उस पहाड़ के पास में ये शहर बसा हुआ है, कोई नदी आएगी तो उसके पास में ऐसा शहर बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, किसने लिखी है ये? इसी तरह बंदा था मुकाद्दासी, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। एहसान अल तकसीम, the best division is a comparatively study of the country and the people of the world in treasure trove of exotic curiosity। ये ऐसे बंदे हुए जिन्होंने ज्योग्राफिकल वर्ड्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई। ज्योग्राफी एंड द जनरल हिस्ट्री वर कंबाइंड इन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ लिखा गया है मुराज अल दहाब में। ठीक है, और किसने लिखी थी? मसूदी ने लिखी थी 943 में। इन ए वाइड वेराइटी ऑफ द वर्ल्डली कल्चर में के बारे में उन्होंने बताया है। इसी तरह से अल बरूनी जो था फेमस था ताकि मालिल हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज ग्रेटेस्ट अटेम्प्ट बाय 11th सेंचुरी मुस्लिम राइटर टू लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड ऑब्जर्व व्हाट वाज द वैल्यू इन अनदर कल्चर रिलेशन। अब क्या हुआ, पहले खुद के रिलीजन के बारे में लिखते थे, अब धीरे धीरे क्या होगा, ट्रैवलर्स आने लग गए, मर्चेंट्स आने लग गई, इनकी खुद की लिखी हुई बुक्स आने लग गई। तो इन बुक्स के जरिए पता चलने लगा कि यहाँ पे हम हमारे कल्चर को तो पहचान गए, अब जो हमारे नियर अबाउट जो कल्चर है उनके बारे में भी पीपल्स जो हैं वो जानने के इच्छुक थे। तो जी इस वजह से ये बुक्स पॉपुलर हो रही थी। By the 10th century, an Islamic world have emerged which was easily recognized by traveler। इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में आसानी से पता लगा जा सकता था क्योंकि उस टाइम में ट्रैवलर थे, पता करते रहते थे कौन से सिटी कहाँ पर है। और पहले तो इन सिटीज़ को इनके कल्चर की वजह से जाना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने आर्किटेक्चरल वर्क करने लगे, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने लग गए। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई तो उस बिल्डिंग्स के बारे में लिखने लग गए कि जैसे बता दिया भाई उस बिल्डिंग थी, उसमें 4 मीनार थी, वो 4 मीनार इतने दूर से दिखाई देती थी, उसमें कोई आवाज़ लगाता था तो इतनी दूर तक दिखाई सुनाई देती थी। तो उसमें आर्किटेक्चरल वर्क जो होता था, किस वजह से ये सिस्टम हो रहा है, तो उसको भी बताया जाता था। Religious buildings were the greatest external symbol of the world. Mosque, Serene and the tomb from Spain to Central Asia showed the same basic design. Arc, domes, minaret and open courtyard, open खुला बरामदा वगैरह बने and express the spiritual and practical need of Muslim। भगवान की पूजा वगैरह करते वक्त उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी। इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी द मॉस्क एक्वायर्ड ए डिस्टेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म, मतलब नया सिस्टम लाने लग गए ये लोग। इसमें क्या था, रूफ सपोर्टेड बाय द पिलर एंड ट्रांसेंडेड रीजनल वेराइटी। द मॉस्क हैड एन ओपन कोर्टयार्ड वेयर ए फाउंटेन और ए पॉन्ड वाज प्ले। मॉस्क में खुला बरामदा होता था जिसमें लोग बाग एक लाइन में खड़े होकर पूजा वगैरह कर लिया करते थे। इसमें फाउंटेन मतलब फव्वारा होता था, कोई पॉन्ड वगैरह भी बना दिया जाता था ताकि वो जगह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। लीडिंग टू ए वॉलेट हॉल विच accommodated long line worship and the prayer leader। 2 स्पेशल फीचर्स वर लोकेटेड। अब क्या होता है, मॉस्क में 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। एक तो क्या था, एक हॉल में एक नीचे का मतलब हो गया एक ऐसी खिड़की वगैरह बना दिया करता था, एक ऐसा आला बना दिया करता था जो कि मक्का की साइड को रिप्रेजेंट करता था। तो ये जैसे जब पूजा करते हैं तो ये मक्का की साइड की तरफ खड़े होके ये लोग पूजा करते हैं, वेस्टर्न साइड में खड़े होके। एन ए पुलप्रित मीनाबार, प्रोनाउंस मीनाबारी, फ्रॉम वेयर। ठीक है, एक तो मैंने क्या कहा, एक तो वो नीचे वगैरह बनाते थे, नीचे का मतलब जो कि मक्का की डायरेक्शन को बताए। दूसरा मीनारेट, ये मीनार वगैरह ऐसी बनाते थे, इस मीनार पे खड़े होके ये क्या कहते हैं उसको,
पूजा स्टार्ट होती है तो उससे पहले अजान बोलते हैं इसको, अजान देते थे। अजान का मतलब क्या होता है, 15 मिनट्स पहले दी जाती है कि जो पीपल्स है किसी काम में व्यस्त हैं तो अब आ जाएं, अब आवाज हो गई है, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो पीपल्स उस अजान को सुन के अपने काम को फटाफट खत्म करके उस जगह पर पहुंचते हैं। तो ये दो चीजें जो मॉस्क में है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी। अच्छा, इस चीज के बारे में और भी कुछ बताया गया है। जो सरमन जो था, नून प्रेयर ऑन द फ्राइडे, पीपल्स को टाइम के बारे में कैसे पता चलता है कि लोग नमाज वगैरह जो है वो पढ़ते थे, उस नमाज के जरिए। अच्छा, जो इस प्रकार की अजान वगैरह का क्या टाइम पीरियड था, लोगों के पास क्या घड़ियां होती थी, तो यह जो मौलवी वगैरह हैं, इनके प्रिस्ट वगैरह हैं, वो अपना आप ही अपनी नमाज, जो 5 नमाज होती है दिन की, उनका टाइम पीरियड सेरेमॉन्स जो होते हैं, धार्मिक भाषण वगैरह, उनमें के जरिए मतलब ये काम इजीली हो जाता था। सेम पैटर्न ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिल्ट अराउंड ए सेंट्रल, बेटा थोड़ा सा मेरा निकल गया, एप्रिशिएट नॉट ओनली मॉस्क एंड मौसोलियम बट ऑल्सो ए कैरेवन। अच्छा, जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाने का जो तरीका था वो मॉस्क में ही नहीं होता था, उनकी जो सराय वगैरह होती थी, उनके जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते थे, राजा महाराजाओं के पैलेस वगैरह होते थे, उनमें भी ये सिस्टम होता था। क्योंकि नमाज 5 टाइम पढ़नी है तो हर आदमी आसानी से इन चीज़ों को पता लगा सके, इसलिए ऑलरेडी मेंशन होती थी उनकी बिल्डिंग्स में। उमायद ने जो डेजर्ट प्लेस बनाया था इन ओशियस, जगह का नाम है ओशियस, वैसे उसको भी कहते हैं, सच है खिरबत अल मसरूफ इन फिलिस्तीन एंड क्वाजियर मरन इन जॉर्डन। मतलब ये पैलेसेस वगैरह हैं, इन पैलेसेस में भी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, या इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था। विच सर्व एज लग्जरियस रेजिडेंस एंड रिट्रीट फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। यह जो बिल्डिंग्स के बारे में जो भी हमने आपको बात बताई, 3 बिल्डिंग, यह पीपल्स कब इस्तेमाल करते थे, राजा महाराजा कब इस्तेमाल करते थे, जब वो शिकार वगैरह पर जाते थे, तब इन चीजों को वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, द पैलेस मॉडल ऑन रोमन एंड सनसनी आर्किटेक्चरल वेयर लेविशली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, मोज़ेक एंड पेंटिंग ऑफ द पीपल। अच्छा, यह जो पैलेसेस वगैरह जो बनाए जाते थे, इन पैलेसेस में ये दो चीजों का तो ध्यान रखा ही जाता था। इनके साथ साथ में ही बताया गया है कि रोमन और सनसनी जो कल्चर था आर्किटेक्चर का, उसका भी ध्यान रखा जाता था। यानी कि बिल्डिंगे, वो जैसे अपन कभी कोई अपन घर बनाना चाहते हैं, घर बनाते वक्त अपन कई बार किसी दूसरे का घर पसंद आ जाता है, तो अपन उस घर की कुछ क्वालिटी भी अपने घर के अंदर डाल लेते हैं। तो इसी तरह मॉस्क बनाते वक्त रोमन और सनसनी आर्किटेक्चर का भी इस्तेमाल किया जाता था। और यह लोग उसको डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अब्बासी बुल्ट ए न्यू इंपीरियल सिटी इन समरा, एमिस्ट गार्डन बनाया, रनिंग वाटर बनाया, विच इज मेंशन इन द स्टोरी, एंड लीजन रिवॉल्व राउंड हारून अल रशीद। यानी कि बुक्स वगैरह में भी ये सारी चीजें मेंशन थी। द ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ अब्बासी खलीफा इन बगदाद और द फितेमिद इन कैरियो हैव डिसअपीयर्ड, लीविंग ओनली ट्रेसेस इन लिटरेरी टेक्स्ट। देखो, इसमें बताया गया है कि 2 बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई जो बहुत अच्छी थी, और इन बिल्डिंग्स के बारे में लिटरेरी वर्क में, ये किताबों में इसका उल्लेख है, बताया गया है। लेकिन यह बिल्डिंग आज की तारीख में डिसअपीयर्ड हो चुकी हैं, यानी कि अगर हम देखना चाहें इस जगह पर जाकर तो हमको नहीं मिल रही। आज हम कैसे कह रहे हैं, एक मैंने क्या कहा, कोई भी चीज के बारे में अगर एक से ज्यादा बुक में लिखा हुआ है तो हिस्टोरियंस उस चीज को सच मानते थे। तो इस वजह से हिस्टोरियन कह रहे हैं कि वहां पे ऐसी ऐसी बिल्डिंगें थी। अच्छा, अब क्या है, एक नई चीज और आ गई। देखो, इस्लाम, जैसे अपन हिंदू वाले क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के देवी देवताओं की इमेजेस वगैरह बनाते हैं, यानी कि अपन ह्यूमन पिक्चर बनाते हैं, और ह्यूमन पिक्चर का इस्लामिक रिलीजन में ऑब्जेक्शन है कि आप ह्यूमन पिक्चर नहीं बनाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो इस्लामिक जो कल्चर है उसमें राइटिंग की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई। यानी कि वो क्या कहते थे, भाई आदमी कोई पेंटिंग बनाएगा तो अपन क्या करते थे, आज अपन देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते हैं, पेड़ पे बैठा हुआ या इस तरीके से कुछ भी लगा लो। और अगर ये बैन हो जाए कि भैया आप ह्यूमन की पेंटिंग नहीं बनाओगे, तो वहां के आर्टिस्ट जो हैं वो किस में ज्यादा ध्यान देंगे, वो राइटिंग लिखने में ज्यादा महारत हासिल करेंगे, अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा सुंदर बनाएंगे, प्लस में
वो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स वगैरह, बेल पत्ते हैं, इनकी पिक्चर भी बहुत अच्छी बनाई है। तो ये रिजेक्शन था ह्यूमन लिव या लिविंग बींग्स का रिलीजियस इस्लाम में कि भी आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से कैलीग्राफी यानी कि लिखने की कला, ब्यूटीफुल राइटिंग एंड अराबिक ज्योमेट्रिक एंड वेजिटेबल डिजाइन, वेजिटेल डिजाइन मतलब फूल पत्तियों के बारे में इतनी अच्छी ड्राइंग ये लोग करते हैं। और जितने भी अपन को स्मॉल और बिग इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मालूम है किसको कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं जो चीज अपन को खुदी हुई मिली है, अभिलेख वगैरह। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी हार्ड मटेरियल के ऊपर लिखा हुआ है वो। Usually religious occasion were used to decorate architecture. Calligraphy art has been preserved in manuscript of the Quran dating from the 8th and 9th century. और यह इस कला के जरिए, राइटिंग की कला को और पेड़ पौधों को बनाने की कला के जरिए वो बुक्स वगैरह को या किसी भी दूसरे मटेरियल को भी बहुत ही अच्छा सजाते थे। इसके अलावा और भी हैं लिटरेरी वर्क सच एज द किताब अल अगहनी, बुक्स ऑफ सॉन्ग, कलीला व दिमना एंड मुकम्मद ऑफ हरिन वर इलस्ट्रेट विद मिनिएचर पेंटिंग के जरिए ये जो बुक्स हैं इन बुक्स को सजाया गया है। इन एडिशन ए वाइड वैरायटी ऑफ एल्यूमिनेशन टेक्निक वर इंट्रोड्यूस टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ ए बुक, प्लांट एंड फ्लोरल डिजाइन, फूल वगैरह based on the idea of the garden were used to building and book illustration, यानी कि बुक्स लिखते वक्त और बिल्डिंग बनाते वक्त ऐसे डिजाइन का ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये आगे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड ब्रिंग टुगेदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड है, यहाँ पे 3 चीज़ों ह्यूमन सिविलाइजेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती थी, रिलीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। इन तीनों को वो एक साथ ही लेकर चलते थे। रिलीजन के अंदर लोगों को बांध के रखते थे जिसकी वजह से एक कम्युनिटी बनती थी और फिर वो एक कम्युनिटी ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता था। यानी कि तीनों को कंट्रोल करने के लिए तीनों को कंट्रोल किया जाता था एक ही तरीके से। या यूं समझ लो, इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन 3 सर्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिलीजन को कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने कम्युनिटी को कंट्रोल कर लिया, और जब कम्युनिटी कंट्रोल हो गई तो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी कंट्रोल हो जाती थी। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो खलीफा बनते थे, खलीफा कुछ राजा को बनाते थे, तो राजा जब तक ही अपने पद पर रहता था, जब तक खलीफा कौन होता था? धार्मिक गुरु, धर्म से संबंधित जो गुरु होता था। और डिफरेंट जो राजा होते थे वो उस खलीफा से ही परमिशन लेते थे कि भैया आप हमको राजा बनाने की परमिशन दे दो। यानी कि अगर वो राजा चाहे कैपेबल है, अगर उसने किसी पे अटैक करके किसी एरिया को एक्वायर कर लिया है, तो भी उसको खलीफा का सपोर्ट का जरूरत होता था। समझ रहे हैं? तो ये तीनों चीजों को अपन एक सर्किल मान ले तो तीनों चीजों का अपन अलग अलग सर्किल माने तो उस टाइम में इस्लामिक जो रिलीजन था उसको एक ही सर्किल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता था। यानी कि तीनों सर्किल एक ही सर्किल में सबमर्ज हो गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता गया तो अब ये तीनों सर्किल में से पहले कोई एक चीज निकली, फिर दूसरी चीज निकली, फिर थर्ड चीज निकली। अब तीनों सर्कल वापस अलग अलग हो गए। इनके पीछे क्या रीजन था अब अपन ये पढ़ेंगे। We can see them the 3 circle, the next which emerge and appear as one in the 7th century. 7th सेंचुरी में 3 सर्किल अगर अपन इनको मान लेते हैं तो ये 7th सेंचुरी में तीनों एक ही सर्किल की तरह रिप्रेजेंट होते थे। लेकिन नेक्स्ट 5 सेंचुरी, आने वाले 500 सालों में ये सर्किल जो है सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गई। टुवार्ड द गवर्नमेंट, टुवार्ड द एंड ऑफ आवर पीरियड द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वाज मिनिमल। यानी कि इस्लाम का जो प्रभाव था स्टेट पर, राज्य पर और गवर्नमेंट पर वो धीरे धीरे कम होने लग गया। यानी कि अब कितने सर्किल रह गए? 2। समझ गए? एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मैनी थिंग्स विच हैड नो सैंक्शन इन रिलीजन। और पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीजें भी होने लग गई जो उनके धर्म में नहीं थी। क्या क्या? किनशिप, सिविल वॉर एक्सेट्रा। अब द सर्किल ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी ओवरलैप।
अब यहाँ पे रिलीजन और कम्युनिटी एक ही सर्किल में बंधे रहे, लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी वाज यूनाइटेड इन इट ऑब्जर्वेंस ऑफ द शरिया एंड रिचुअल इन पर्सनल मैटर। शरिया कानून के वजह से ये दोनों चीजें एक बनी रही, लेकिन फिर क्या हुआ, इट वाज नो मोर डिफाइनिंग इट रिलीजियस governing itself, but it was defining its religious identity. The only way the circle of the religion and community could have separated was through the progressive secularization of Muslim society. जैसे मैंने पहले बताया, रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स तीनों एक ही सर्किल की तरह रिप्रेजेंट होते थे। धीरे धीरे पॉलिटिक्स जो है रिलीजन और सोसाइटी से अलग हो गई। अब पॉलिटिक्स अपने अकॉर्डिंग काम करने लग गई, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होने लग गई पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति करते वक्त, सरकार चलाते वक्त, जो कि रिलीजन उन चीजों को या शरिया या कुरान उन चीजों की परमिशन ही नहीं देता था। लेकिन फिर भी रिलीजन और कम्युनिटी एक बने रहे, एक सर्किल की तरह काम करते रहे। लेकिन जैसे जैसे सेकुलराइजेशन होने लगे, सेकुलराइजेशन का मतलब धर्मनिरपेक्ष, अब आदमी को धर्म बांध कर नहीं रख पाया, क्योंकि जो पीपल्स थे ट्रेड वगैरह करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने लगे, टाइम के अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग प्रकार के इंप्रूवमेंट्स आए, तो उन्होंने रिलीजन और कम्युनिटी को भी अलग अलग कर दिया। Philosophers and Sufis advocate this suggestion that civil society should be made autonomous। जो सूफीज वगैरह थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने कहा कि पीपल्स को सोसाइटी से अलग कर दो, रिलीजन को अलग कर दो, एंड रिचुअल बी रिप्लेस बाय द प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी, और लोग बागों को स्वतंत्रता दे दो कि वो अपनी पूजा पाठ, अपने पढ़ने, अपने कल्चर को अपना रिप्रेजेंट करें। जैसे आज देखा हो गया मुस्लिम, आपने सुना है मुस्लिम की जैसे आपके सामने तस्वीर आती है तो लगता है कि सभी मुस्लिम 5 टाइम की नमाज करते होंगे और हर फ्राइडे मॉस्क में जाते होंगे। हर मुस्लिम के लिए लागू था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ये धीरे धीरे इसमें रिलैक्सेशन देने लगे। अब कुछ गिने चुने पर्सन ही प्रेयर 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, एवरी फ्राइडे जो है वो सारा काम छोड़कर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंजेस आने लग गए। बेटा ठीक है, मैं कल एक बार दोबारा से इस चैप्टर का कोशिश करूँगा रिवीजन हो जाए। अपने 4 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, 5th चैप्टर है भी अपना, ठीक है, और क्वेश्चंस बताएंगे, करेंगे, और इसको धीरे धीरे कोशिश करना, ठीक है। ओके बाय।